हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आईटीआई सीवीटी एग्जाम 2026 फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मटेरियल, अर्थात हम आज इलेक्ट्रिकल मटेरियल से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक चालकता अर्थात कंडक्टिविटी किस धातु की होती है? सोना, तांबा, एल्युमिनियम या चांदी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा चांदी। इन सभी कंडक्टर मटेरियल में सोना, तांबा, एल्युमिनियम, इनकी रजिस्ट्रिटी ज़्यादा होती है चांदी की तुलना में। इसलिए चांदी की जो चालकता होती है वह सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रिकल कार्य के लिए हम कॉपर का ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि चांदी हमारी महंगी भी होती है और इसमें मजबूती भी नहीं होती है। तो चालकता के अनुसार सबसे ज़्यादा चालकता चांदी की होती है और उपयोग के अनुसार कॉपर की होती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दोस्तों वो डी नंबर होगा, चांदी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में किस चालक का उपयोग किया जाता है? तांबा, एसीएसआर, सोना, टंगस्टन? दोस्तों ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हम एसीएसआर कंडक्टर का उपयोग करते हैं। एसीएसआर कंडक्टर हमारा एक ऐसा कंडक्टर मटेरियल होता है जिसमें एल्युमिनियम के साथ स्टील की धातु मिक्स की जाती है, जिससे हमारा मटेरियल कंडक्टर मजबूत बनता है और यह ओवरहेड लाइन के लिए अच्छा उपयोगी साबित होता है। एसीएसआर का जो पूरा नाम होता है वो है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों बी नंबर। इसके बाद हमारे सामने जो क्वेश्चन है तीसरे नंबर में, वह है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है? तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन या चांदी? तो दोस्तों जो हमारा बल्ब होता है उस बल्ब के अंदर एक पतली सी कॉइल होती है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फिलामेंट बोलते हैं। और यह फिलामेंट जो होता है वह टंगस्टन धातु की बनाई जाती है। इस धातु को दोस्तों टंगस्टन धातु की बनाई जाती है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट अर्थात गलनांक बिंदु बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वह अधिक टेम्परेचर सह सकता है। और इसकी रेजिस्टेंस का मान भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हीट ज़्यादा करता है। हीट की फार्मूला होता है जूल के नियम से, हीट बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। अर्थात यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जो टंगस्टन मटेरियल होता है वो हीट ज़्यादा करता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है और हमारा बल्ब काम करता है। इसलिए विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन मटेरियल का उपयोग करते हैं। तो आंसर हमारा होगा सी नंबर। उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन है, विद्युत तारों के लिए तांबे की प्राथमिकता क्यों दी जाती है? कम चालकता, अधिक प्रतिरोध, उच्च चालकता एवं अच्छी तान्यता, अधिक चुंबकीय गुण? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। तांबे अर्थात कॉपर का उपयोग हम विद्युत तार के लिए करते हैं, क्योंकि ये विद्युत का अच्छा चालक भी होता है और इसमें अच्छी तान्यता की गुणवत्ता पाई जाती है। अर्थात ये जल्दी से टूटता नहीं है और खींचने में जल्दी से ये खराब भी नहीं होता है। इसलिए हम विद्युत तार के लिए कॉपर मटेरियल का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर।
उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का, वो है निम्नलिखित में से चालक का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे अधिक है? तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, लोहा। तो दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं हमारा जो कॉपर या तांबा होता है वो कंडक्टर मटेरियल होता है, एल्युमिनियम भी कंडक्टर मटेरियल होता है और चांदी भी कंडक्टर मटेरियल होता है। अर्थात इन तीनों मटेरियल हमारे कंडक्टर मटेरियल होते हैं जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। लेकिन लोहा भी हमारा कंडक्टर मटेरियल होता है, लेकिन इन तीनों के कंपेयर में इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होती है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा 6वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग फ्यूज वायर बनाने में किया जाता है? तांबा, लेड टिन मिश्र धातु, एल्युमिनियम या स्टील। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है लेड और टिन के मिश्र धातु से फ्यूज वायर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ये एक सीमित टेम्परेचर अर्थात सीमित करंट तक कार्य करता है। लेकिन जैसे ही सीमा से बाहर करंट शॉर्ट सर्किट होने के कारण फ्लो होती है तो हीट करने के कारण जल्दी से क्या हो जाता है, गल जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे हमारे उस सर्किट में लगे इक्विपमेंट और सर्किट की ओवरलोड करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो फ्यूज वायर होता है वो टिन और लेड के मिश्र धातु से बनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चालकता अर्थात कंडक्टिविटी और प्रतिरोधकता अर्थात रेजिस्टिविटी आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, प्रत्यक्षानुपाती होते हैं या इनमें कोई संबंध नहीं होता है? तो दोस्तों हमारी जो चालकता होती है वह किसी पदार्थ की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें करंट आसानी से फ्लो होता है, और जो प्रतिरोधकता होती है वो भी किसी भी पदार्थ की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करवाती है या करंट का विरोध करती है। तो दोस्तों ये चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। चालकता को हम एक प्रकार से करंट फ्लो करवाती है और प्रतिरोधकता जो होती है करंट फ्लो होने से रोकती है। तो इनका जो संबंध होगा वो एक दूसरे से अपोजिट विलोम होंगे, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होंगे दोस्तों। तो आंसर होगा हमारा बी नंबर। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नया क्वेश्चन है वो है समान लंबाई और समान क्षेत्रफल वाले तांबा तथा एल्युमिनियम चालक में अधिक धारा कौन वहन करेगा? एल्युमिनियम, कॉपर दोनों समान निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा कॉपर होता है और जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम की तुलना में कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारा जो अधिक धारा वहन करेगा वो है कॉपर। तो जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है हमारा बी नंबर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग विद्युत धारा बनाने के लिए विद्युत तार बनाने के लिए नहीं किया जाता? कॉपर का तार बनता है, एल्युमिनियम का भी बनता है और चांदी का बनता है, क्योंकि ये कंडक्टर मटेरियल होते हैं, इनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाती है। लेकिन हमारा जो माइका होता है वो हमारा इंसुलेशन पदार्थ होता है जिसमें करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होती है, इसलिए इससे तार बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चालक का प्रतिरोध नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए? लंबाई बढ़ाना चाहिए, क्षेत्रफल कम करना चाहिए, क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए या तापमान बढ़ाना चाहिए? तो दोस्तों हमने प्रतिरोध के नियम में पढ़ा है जो हमारा प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध आर जो होता है वह लंबाई के प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो जिस वायर का एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। यदि हमको किसी वायर का रेजिस्टेंस कम करना है, मतलब न्यूनतम प्रतिरोध का न्यूनतम करना है,
तो उसके एरिया को हम बढ़ा देते हैं, अर्थात उसकी मोटाई, क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बी नंबर आंसर सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का। इसमें यह बोला गया है रोधक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, बहुत अधिक, मध्यम, बहुत कम या अनंत। तो दोस्तों जो हमारा इंसुलेशन मटेरियल होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि वो बॉन्ड बनाकर बंधे रहते हैं और वह एक प्रकार से नाभिक के पास वाले ऑर्बिट में पाए जाते हैं, जिसके कारण वो नाभिक से अट्रैक्ट होते हैं, बॉन्ड बना के रखते हैं और मुक्त नहीं होते हैं। और बाहर से हम कितना भी उसमें वोल्टेज सप्लाई देते हैं, मुक्त ना होने के कारण वो मूव नहीं करते हैं। और जब वो मूव नहीं करेंगे तो किसी भी प्रकार से चार्ज फ्लो नहीं होगा, और जब चार्ज फ्लो नहीं होगा तो किसी प्रकार से उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता है, और वह रोधक पदार्थ मतलब इंसुलेशन पदार्थ कहलाते हैं। तो दोस्तों रोधक पदार्थ में मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम होती है दोस्तों, इसलिए वो इंसुलेटर का कार्य करते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सी नंबर आंसर सही है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च वोल्टेज लाइनों में सामान्यतः किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है, लकड़ी, पोर्सिलीन, रबड़ या कागज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो पोर्सिलीन होगा, अर्थात चीनी मिट्टी। हाई वोल्टेज के लिए हम चीनी मिट्टी पदार्थ के इंसुलेशन के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि जो चीनी मिट्टी या पोर्सिलीन होती है वो ज़्यादा मतलब हाई टेम्परेचर को सह सकती है, और उसका मैकेनिकली मजबूती अर्थात मैकेनिकली मजबूती बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे अधिक डाइलेक्ट्रिक शक्ति किसकी होती है, वायु, कागज, माइका या लकड़ी। तो दोस्तों इंसुलेशन में सबसे ज़्यादा इंसुलेशन पदार्थ का उपयोग माइका के रूप में ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी इसमें वोल्टेज सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, इसलिए इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है किलो वाट पर एम एम, मतलब 1 mm में 1000 वोल्ट कितनी सह सकती है उस क्षमता को बताता है। तो दोस्तों माइका एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें वोल्टेज सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और यह एक अच्छा इंसुलेशन की तरह कार्य करता है। तो आंसर इसका क्या है, सी नंबर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकेलाइट का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है, चालक बनाने में, स्विच और प्लग टॉप बनाने में, ट्रांसफार्मर के कोर बनाने में या बस बार में। तो दोस्तों यहाँ पे बैकेलाइट इंसुलेशन मटेरियल होता है। बैकेलाइट जो होता है वो कौन सा होता है, आपका इंसुलेशन मटेरियल होता है दोस्तों। और जो इंसुलेशन मटेरियल होता है उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो चालक बनाने में बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है वो दोस्तों सिलिकॉन स्टील के मटेरियल का बनाया जाता है, और ये भी एक प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बनाने में अधिक क्षमता रखता है। तो यहाँ पे बैकेलाइट का उपयोग नहीं होगा दोस्तों। बस बार एक बार कंडक्टर होता है जो जो इंसुलेटर किसी प्रकार से नहीं होता है, इसलिए आपका ये भी आंसर ऑप्शन गलत होगा। तो दोस्तों ए, सी और बी ऑप्शन नहीं होंगे। यहाँ पे बैकेलाइट का उपयोग जो होगा वो बी नंबर अर्थात स्विच और प्लग टॉप बनाने में करते हैं बैकेलाइट का उपयोग। तो आंसर हमारा यहाँ पे होगा बी नंबर दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गीली लकड़ी की तुलना में सूखी लकड़ी क्यों बेहतर इंसुलेशन होती है। तो दोस्तों जो हमारा लकड़ी होता है, सूखी लकड़ी में हमारा ये इंसुलेशन की तरह कार्य करता है, अर्थात इसमें करंट फ्लो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। लेकिन जो गीली लकड़ी होती है उसमें नमी आ जाने के कारण, मॉइस्चर आ जाने के कारण उसमें लीकेज करंट फ्लो होने लगता है, जिससे वो कंडक्टर की तरह काम करने लगता है दोस्तों। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा कि सूखी लकड़ी में नमी कम होती है, इसलिए वो इंसुलेशन की तरह कार्य करती है। तो आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है।
अच्छा चालक, अच्छा रोधक, चालक और रोधक के बीच का पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो एक प्रकार से ऐसा मटेरियल होता है जिसकी रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, उसे हम सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। अर्थात सेमीकंडक्टर मटेरियल एक प्रकार से ऐसे मटेरियल होते हैं जो पहले इंसुलेशन की तरह कार्य करते हैं, लेकिन उसके टेम्परेचर में परिवर्तन या उसमें किसी प्रकार से बाहर से शुद्धियाँ मिला जाते हैं तो कंडक्टर की तरह कार्य करने लगते हैं दोस्तों। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो चालक और इंसुलेटर के बीच में होती है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। चलिए दोस्तों उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा जो नया क्वेश्चन है वो है सबसे अधिक उपयोग होने वाला अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तांबा, जर्मेनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला अर्धचालक पदार्थ होता है वो है सिलिकॉन, क्योंकि इसकी टेम्परेचर सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, लीकेज करंट इसमें कम होता है और ये सस्ता तथा ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं अर्थात मिल जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा होता है किसका? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का उपयोग डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी और माइक्रो प्रोसेसर बनाने में किया जाता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है सी नंबर। उसके बाद हम नए क्वेश्चन में चलते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस अशुद्धि अर्थात इम्पैरिटी को मिलाया जाता है? बोरान, इंडियम, फास्फोरस और गैलियम। तो दोस्तों हमारा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा पी टाइप का और दूसरा होता है एन टाइप का। दोस्तों जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें हम त्रिसंयोजी अर्थात ट्राइवेलेंट इम्पैरिटी मिलाते हैं। ट्राइवेलेंट इम्पैरिटी जैसे आपका बोरान हो गया, उसके बाद आपका इंडियम हो गया, उसके बाद आपका गैलियम हो गया और एल्युमिनियम हो, ये जो होते हैं वो ट्राइवेलेंट इम्पैरिटी होते हैं। और जब सेमीकंडक्टर में इन मटेरियल अशुद्धि को मिलाया जाता प्योर मटेरियल में मिलाया जाता है तो यह पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनते हैं। और जो एन टाइप मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें हम पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे हमारा फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिटमस हो गया। ये पंच संयोजी अशुद्धियाँ होती हैं और इनको मिलाने से हमारा एन टाइप बनता है। तो यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलाने के लिए क्या होगा? फास्फोरस की आवश्यकता होगी दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फास्फोरस। इनमें से बोरान, इंडियम और गैलियम ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की अशुद्धियाँ मिलाने से बनती है। ठीक है दोस्तों, इसका तो आंसर क्या है? सी नंबर। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है तापमान बढ़ाने में अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या शून्य हो जाता है? तो दोस्तों हम पढ़ते हैं एनटीसी। एनटीसी मतलब होता है आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसके अंतर्गत आता है कि जब किसी इंसुलेटर और अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है दोस्तों? कम होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? घटेगा। तो आंसर जो होगा वो सी नंबर आंसर हमारा सही होगा। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थों का सबसे बड़ा उपयोग किसमें होता है? ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मोटर के फ्रेम में या अर्थिंग में? तो दोस्तों जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं वो एक सिलिकॉन होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों? जर्मेनियम होता है, जिनका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में करते हैं, जैसे हमारा हो गया डायोड बनाना हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, आईसी अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया। इन सभी में इस सेमीकंडक्टर मटेरियल का उपयोग किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल मटेरियल के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे।
तो दोस्तों आपका यह वीडियो पसंद आया होगा और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए नमस्कार।